जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कटाक्ष किया है देश की नौकरशाही पे। नौकरशाही की निष्क्रियता के कारण देश में काम नहीं हो रहा है और देश में जो पॉल्यूशन है, खास करके दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है, उसका रीज़न है कि नौकरशाही की निष्क्रियता। ये टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये टिप्पणी कर रही है सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही साथ देखो, कल भी हमने डिस्कस किया, परसों भी डिस्कस किया, लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ने बताया है कि देश में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या एयर पोल्यूशन है, उसको रोकने के लिए क्या काम कर रही है केंद्र सरकार। और साथ ही साथ पेज नंबर 2 पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिल्ली सरकार दिल्ली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या काम कर रही है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दिल्ली के एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए सरकार के स्टेप में आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। देखो, वनडे एग्जाम वगैरह में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मेंस में जब इस समिति का रिपोर्ट आएगा तब पूछेगा। लखीमपुर खीरी जो हिंसा की घटना हुई है, उस हिंसा की जांच को लेकर के राकेश कुमार जैन जो न्यायमूर्ति हैं, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। अब इस समिति का जब रिपोर्ट आएगा तब वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए राकेश कुमार जैन समिति का गठन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया एक बार फिर पाकिस्तान, और एक बार फिर भारत ने रिप्लाई किया है कि आप जो अवैध कब्जा किए हैं गुलाम कश्मीर पे, उसको आप खाली कीजिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें ना सिर्फ कश्मीर है, उसमें कुछ पार्ट जम्मू का भी है, उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा पूरा क्षेत्र है, तो सभी पे आप कब्जा जो किए हैं इसको आप भारत को सौंपिए, इस पे कब्जा आप हटाइए, ये भारत का कहना है। इस तरह के स्टेटमेंट चलती रहती है। नॉर्मली पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है और भारत का यही रिप्लाई नॉर्मली होता है। आधार की तर्ज पे जमीन का भी होगा यूआईडी। जिस तरह से आपको यूआईडी मिला है, आपके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, उसी तरह से जमीन के लिए भी भूस्वामी के पास, यानी जमीन के जो मालिक होगा, उनको एक विशिष्ट भूखंड प्रमाण पहचान नंबर दिया जाएगा। विशिष्ट भूखंड पहचान नंबर दिया जाएगा। साथ ही साथ मंत्री जी का कहना है कि कंप्यूटरकरण का जो काम है, लगभग 94% काम हो चुका है। ज़मीन का जितना भी अब काम होगा, अब सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। 94% ज़मीन को डिजिटलाइज किया जा चुका है। रिमेनिंग 6% को भी आने वाले कुछ महीनों में इसको डिजिटलाइज किया जा चुकेगा। निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है, इसको आप सकारात्मक कदम कह सकते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था नहीं, भारत का स्वभाव, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। देखो, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये टॉपिक हालांकि मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र की भूमिका देश में क्या है, लोकतंत्र को किन किन चीज़ों से देश में नुकसान पहुंच रहा है, और लोकतंत्र को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है टॉपिक। लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के 82वां समिट चल रहा है। 82nd समिट ऑफ पीठासीन पदाधिकारी वो चल रहा है आपको हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जहाँ पे देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ के पीठासीन पदाधिकारी वहाँ पे आते हैं। पीठासीन मतलब हो गया स्पीकर। प्रत्येक राज्य का जो विधानसभा है वहाँ के स्पीकर इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे लोकसभा के स्पीकर भी इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये आयोजित हो रहा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। देखो, इस न्यूज़ को भी आप लोग पढ़ें। इसके बैकग्राउंड में अगर जाओगे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है इंडिया इजराइल रिलेशन। इंडिया इजराइल रिलेशन किस तरह से मजबूत है। हाल में ही एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडिया इजराइल और यूएई अगर मिलकर व्यापार करते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में $110 बिलियन का व्यापार ये तीनों देश मिलकर करते हैं। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है, हमारा सबसे बड़ा 3रा लार्जेस्ट पार्टनर है। बाकी इसको एक बार आप लोग देख सकते हो। देश की सरकारी स्कूलों की और
बढ़ रहा रुझान। देखो एसर का रिपोर्ट आ रहा है और एसर का रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष आता है। एसर मतलब होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दिया हुआ, उस रिपोर्ट का पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देने का, और जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट मुझे लगेगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आप सभी में जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाकर के विजडम एजुकेशन सर्च करोगे हमारा चैनल मिल जाएगा। बस आपको सर्च करना जाकर के विजडम एजुकेशन, बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना। तवी किनारे घूमने पे होगा साबरमती का एहसास। तवी रिवर फ्रंट कहाँ पे है? तवी रिवर फ्रंट की स्थापना जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, प्रिसाइसली कश्मीर के क्षेत्रों में इसकी स्थापना किया जा रहा है। तवी रिवर फ्रंट चिनाब नदी की सहायक नदी है। तो तवी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। तवी रिवर फ्रंट की स्थापना साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे किया जा रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रख लेना, बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना। देखो यहाँ पे बस एक जो है विमान का आप लोग जरूर नाम याद रख लेना। एक विमान है C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर जो है ये विमान है, ये जो दिख रहा है C-17 ग्लोब मास्टर जो है एक सैन्य परिवहन विमान है। सेना का जब युद्ध के मान लो युद्ध चल रही है तो ऐसे कंडीशन में सेना का बहुत सारा इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे उपयुक्त वाहन है उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर, जो हमने परचेज किया है USS अमेरिका से, ये हमने परचेज किया। आयकर नहीं घटा तो जोखिम में पड़ जाएगी रिकवरी। देखो ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका पहला उद्देश्य होता है कि हम अपने निर्यात को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएं, और दूसरा उनका फोकस होता है कि हम अपने इंपोर्ट को घटाएं, आयात जो हम विदेश से कर रहे हैं उसको घटाएं। तो एक्सपोर्ट बढ़ाना और इंपोर्ट कम करना ये टारगेट होता है। लेकिन कोरोना के बाद देश में फिर से एक्सपोर्ट जितना बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है, हम ज़्यादा मंगा रहे हैं। निर्यात जितना हम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम आयात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सामान को मंगा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो घाटा बढ़ है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसलिए जो हमारे देश के वित्त मंत्री का कहना है कि अगर हम आयात कम नहीं किए तो फिर से जो हम अपनी अर्थव्यवस्था में जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये भारत का कंसर्न है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने टारगेट फिक्स किया है कि 101 रक्षा उत्पाद का जो आयात हम विदेश से करते हैं उसको हम धीरे धीरे उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आयात कम करने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज लाया। आयात कम करने के लिए भारत सरकार ने PLI योजना लाया। तो आयात कम करने के लिए सरकार ने कई सारी इनिशिएटिव लिए हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और आयात कम करने के लिए सरकार ने कई सारी इनिशिएटिव लिए हैं। आप सभी को याद होगा कि एक्सपोर्ट का टारगेट ही हमारा जो इस फिनेंशियल ईयर का है वो है $400 बिलियन का हमको एक्सपोर्ट करना है इस फिनेंशियल ईयर में। देखो सरकार ने विनिवेश लक्ष्य हासिल करने की पूरी उम्मीद। विनिवेश का सबसे पहले टारगेट आपको याद होना चाहिए, जाकर के आप पढ़ोगे बजट में, तो बजट में ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है। टारगेट है हमारा 1.75 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का हमें विनिवेश से प्राप्ति की उम्मीद है। हमने टारगेट फिक्स किया। इसको भी एक बार देख सकते हैं। दान देकर बखान किया तो लगेगी 18% GST। आप दान दे रहे हैं, आपको कोई GST नहीं लगता है, लेकिन दान देकर अगर आप उसका प्रचार कीजिएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको 18% GST देना पड़ सकता है। अब देखो अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह टॉपिक संबंधित है आपको WTO से। WTO में कई सारे विश्व के जो विकसित देश हैं वो विकसित देश भारत के अगेंस्ट WTO गए हुए हैं। मसलन अमेरिका WTO में भारत के अगेंस्ट है। कनाडा जैसा देश WTO में भारत का अगेंस्ट है, क्योंकि भारत अपने किसानों को सब्सिडी देती है। तो इसलिए अमेरिका और कनाडा जैसा देश भारत के खिलाफ WTO गई हुई है। तो WTO में अब जो है खाद्य सुरक्षा जो भारत में चल रहा है उसके लिए भारत सरकार सब्सिडी दे रही है किसानों को, और WTO के अनुसार किसानों को आप सब्सिडी नहीं दे सकते हैं।
WTO का कुछ जो है नियम है जिसके अनुसार आप किसानों को अधिक सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो भारत में खाद्य सुरक्षा है उसका कुछ अस्थायी समाधान निकाले, इसके लिए WTO की मीटिंग होने वाली 30 नवंबर को, और हो सकता है उसमें कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन निकल के आए, कुछ निर्णय उसमें निकल के आए कि क्या करना चाहिए। आखिर भारत सरकार को अपनी खाद्य सुरक्षा पॉलिसी भी जारी रखना है और साथ ही साथ WTO के जो नियम है उस नियम के तहत भी आना है। क्या भारत सरकार को फिर से छूट मिलेगी WTO में, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4-5 कन्वेंशन WTO का जो हुआ था, 4-5 WTO का समिट हुआ था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब उसको आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि WTO में भारत का आखिर क्या इशू चल रहा है। अगर होगा तो सेपरेट डिस्कस मैं कर दूंगा इस टॉपिक पे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र जो हमारे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उनके जो कर्मचारी हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ई श्रम पोर्टल सरकार शुरू की थी। ये आवश्यक क्यों है? ये आवश्यक इसलिए भी है कि जब कोरोना के समय में लाखों किसान जब अपने घर को बिहार और यूपी रिटर्न हो रहे थे तो सरकार चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं था, सरकार के पास उनका खाता नहीं था। तो ये आने के बाद जो है सरकार के पास उनका डाटा हो जाएगा और खाता भी हो जाएगा, तो सरकार डायरेक्टली उनको मदद कर सकती है। इसलिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत किया गया। देखो एडिटोरियल पेज पे सिर्फ एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है और ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक तो इसका कंटेंट में बहुत ज़्यादा जो चर्चा है, इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं दिया हुआ। दूसरी है कि एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अभी संसद में मीटिंग चल रही है, संसदीय समिति जिसकी जयंत सिन्हा जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो निर्णय लेने वाले कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी अपनाया जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में आपको जो है, जो डोनर है, जो एक्सेप्टर है, दोनों का नाम पता नहीं चलता, किसने पैसा भेजा और किसको भेजा, इसका आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता। तो ऐसे कंडीशन में अगर क्रिप्टो करेंसी को ढंग से रेगुलेट नहीं किया गया तो देश में एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी, इसका डर है सरकार को। तो इसलिए सरकार जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में जो एक संसदीय समिति बनाई थी जो क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर के निर्णय लेने वाली है, और वो समिति लगातार मीटिंग करके चर्चा कर रही है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को हमें क्या करना है। बहरहाल इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना। देखो एक नदी मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है, ये काफ़ी सुंदर नदी दिख रहा है। देखो कितनी सुंदर आपको नदी दिख रही है, मतलब नदी का नीचे जो है सारा का सारा चीज़ दिख रहा है कि नदी ये ऊपर में तैर रही है नाव, नीचे सारा का सारा चीज़ आपको दिख रहा है। तो ये नदी विश्व की सबसे सुंदर नदी है, सबसे स्वच्छ नदी है, और ये नदी इंडिया में ही है। मेघालय की उमंगगोट नदी इसको कहते हैं। इस नदी का नाम है मेघालय की उमंगगोट नदी, जो मेघालय में अवस्थित है, जो विश्व की सबसे सुंदर और स्वच्छ नदी है। हवाई टैक्सी के बारे में दिया हुआ, हवाई टैक्सी अगर आ गया तो जिस तरह से शहर में ट्रैफिक है, ट्रैफिक कम हो सकता है। देखो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि अमेरिका का एक कानून है काटसा कानून आया था 2017 में। काटसा के तहत अमेरिका उन देशों को प्रतिबंधित करता है जो प्राइमरीली 3 देश से, रूस से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से जो हथियार परचेज करता है, उसको काटसा के तहत अमेरिका प्रतिबंधित कर सकता है। भारत ने S-400 मिसाइल परचेज किया है रशिया से। ऐसे कंडीशन में भारत पे भी काटसा की तलवार लटक रही है, भारत को भी अमेरिका प्रतिबंधित कर सकता है। तो इसको लेकर के अमेरिका के कई सारे सीनेटर हैं, अमेरिका के कई सारे जो MP हैं, वो सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भारत को छूट दीजिए कि भारत S-400 मिसाइल परचेज किया रूस से, लेकिन उसे छूट दीजिए, उससे आप प्रतिबंधित नहीं कीजिए। अगर आप प्रतिबंधित कीजिएगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। कई सारे संदर्भ में कहा, चूँकि देखो अमेरिका का सबसे बड़ा आज के समय में शत्रु है चीन, और चीन को अगर इनकाउंटर करना है तो अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो इसलिए अमेरिका के सीनेटर भी नहीं चाहते हैं कि भारत को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि भारत ने S-400 मिसाइल परचेज किया है रूस से। अमेरिकी सांसद ने कहा भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है चीन। इसको भी एक बार देख सकते हैं आप लोग। देखो इसको पुराना इशू है ये, एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं।
चंद्रयान 2 को टक्कर से बचाने के पूर्व इसरो ने किया था पूर्वाभ्यास। तो इसरो जो है अभी पूर्वाभ्यास कर रहा है कि इस तरह से चंद्रयान 2 को जो है टक्कर से बचाया जाए। तो इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। हालांकि मैंने काफ़ी डिटेल से आज डिस्कस नहीं किया। कल मैं कोशिश करूँगा डिटेल से डिस्कस कर देने का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको इस तरह से टिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जा करके पढ़ सकते हैं। पेपर को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे न्यूज़ एनालिसिस से काम आपका नहीं चलेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और मेरी कोशिश भी यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर हो कि कैसे न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपको क्लियर करना है कि न्यूज़ को कैसे पढ़ना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए आखिर न्यूज़ में क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।